नमस्कार दोस्तों। तब आगे का जो चैप्टर है ये डिवाइड हुआ है कुछ पोस्ट केसेस में। तो इन केसेस में से ही डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं। केस में कुछ उल्टा पुल्टा नहीं किया जाता है। हर सिंगल केस अपना इंडिविजुअल क्वेश्चन के साथ आता है, तो कोई दो केसेस को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा अगर वेरिएबल के है तो उसके साथ हीट जनरेशन नहीं आएगा, ये दोनों अलग अलग केसेस होंगे। ठीक है, तो और हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे क्वेश्चन के माध्यम से भी पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे है। तो यहाँ हम बात करें कंडक्शन थ्रू स्लैब। पहले इस चैप्टर में 3 ही है, स्लैब, सिलेंडर और स्पीयर। और स्लैब में भी 2 पार्ट, स्लैब में एक विदाउट हीट जनरेशन और एक विथ हीट जनरेशन। तो विदाउट हीट तो हीट जनरेशन वाला मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, बट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विदाउट हीट जनरेशन। तो सपोज एक स्लैब है जिसका एक साइड का टेम्परेचर T1 और दूसरे साइड का है T2। अब क्योंकि T1 T2 से ज़्यादा है तो इसकी वजह से क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र, कांस्टेंट हीट ट्रांसफ़र जाएगा, मतलब स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र जाएगा। क्यों? क्योंकि हम स्टेडी स्टेट ही पढ़ने वाला है, कोई अनस्टडी नहीं है ना। अनस्टडी का सिर्फ एक ही केस है आगे। तो Q का फॉर्मूला जो होगा वो होगा T1 माइनस T2 अपन R इक्विवेलेंट, T1 माइनस T2 अपन L अपन K। ठीक है, ठीक। अब अगर हमें पूछ ले कि किसी मिडल, किसी कहीं और बीच का बताओ, तो देखो T1 जो है T2 से बड़ा है, तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता हो गया होगा, तब T2 तक पहुँचा है। तो T इक्वल टू T1 प्लस T2 माइनस T1 x बाय L। अब इसमें जो भी T2 जो है वो T1 से छोटा है तो अपने आप ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा। तो फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर वेरिएशन होगा। जब विदाउट हीट जनरेशन है तो लीनियर वेरिएशन आएगा। क्यू का तो बता ही दिया मैंने, आर इक्विवेलेंट हमें दिमाग में छपाई है। एक और बात, अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा होता है थर्मल डिफ्यूजिविटी, और अल्फ़ा की वैल्यू होती है के अपॉन रो सी पी। ये भी एक प्रॉपर्टी है। अगर किसी की और अल्फ़ा हो कहाँ यूज़ आता है, डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अल्फ़ा डी टी अपॉन डी टी। अगर किसी बॉडी का अल्फ़ा ज़्यादा है तो इसका मतलब वो, जैसे किसी बॉडी का अल्फ़ा ज़्यादा है तो जल्दी वो टेम्परेचर अटेन कर लेगी, मतलब हीट जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और टेम्परेचर जल्दी अटेन कर लेगी। नाउ वन थिंग आई गॉट इन प्रॉब्लम इन बार्क इज दिस, A by B by C by D is equal to AD upon BC, AD upon BC। पर A by B by C is not equal to A upon B upon C। पहले क्या करो, A by B का आंसर निकालो, फिर उसको डिवाइड बाय C करो। और A B by C दिया हो तो पहले B by C का आंसर निकालो, फिर A अपॉन जो भी X निकालो, ऐसे निकालो। अगर अब K अगर इनफाइनाइट हो जाए, मतलब बहुत हाई कंडक्टिविटी हो जाए, तो इससे अब क्या होगा पता है? इससे होगा ये कि दोनों सरफेस का टेम्परेचर जो है बराबर हो जाएगा, T1 T2 बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ से फ्लू गैस जा रही है जिसका टेम्परेचर T इन्फिनिटी है, T इन्फिनिटी में अगर H इन्फिनिटी हो जाए, मतलब वेरी हाई H हो जाए, तो T1 का वैल्यू T इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। पैरेलल सर्किट्स के लिए जानते ही हैं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। पहले क्या करो, और R1, और बोला कि किसी रेजिस्टेंस कभी एक दूसरे के साथ पंगा नहीं करते, कभी इंटरट्वाइन नहीं करते, कभी एक दूसरे को रेस्ट्रिक्ट करते। पहले इसका रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? इसका ऊपर वाले का L अपन के होता है रेजिस्टेंस। L लेंथ है कितनी इसकी, 0.1। K कितना है, ये एरिया कितनी है इसकी, 0.5 × 1। वैसे ही R2 का निकलेगा। फिर इसका इक्विवेलेंट निकालो, फिर लिखो Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2। पैरेलल में ये दोनों वोल्टेज सेम रहता है ना, पैरेलल में करंट बढ़ता है, तो T1 माइनस T2 अपन R इक्विवेलेंट। ठीक है, और दिस इज़ द मोस्ट यूजफुल केस विच आई नो, ऑफकोर्स आई नो। पहली बार T इन्फिनिटी और T1 के बीच में डिफरेंस है इसलिए क्योंकि ये H आता है, H हीट कन्वेक्शन कोफिशिएंट। अगर ये बहुत हाई होगा तो T इन्फिनिटी T1 के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा हीट जनरेशन थ्रू स्लैब।
अगर स्लैब में हीट जनरेशन हो रहा है तो क्या होगा। पहली बात, हीट जनरेशन होगा क्या, हीट जनरेशन होता क्या है, अगर हीट जनरेशन होगा तो क्या होगा, ये अब नेक्स्ट वीडियो में है। थैंक यू।